बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। जो भीड़ से हटकर चलते हैं उनकी ही एक अलग पहचान बनती है और आप किसी भी क्षेत्र में रहें, आपकी एक अलग पहचान हो, आप कृषि में एक नई ऊंचाई तक छुए। इसीलिए हम अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के जरिए आप सभी का मार्गदर्शन करते हैं। कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी हो, हम अपने कार्यक्रम में आपको देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। नाबार्ड द्वारा चलाई जाती है डेयरी योजना। धान की फसल में शीघ्र करे खरपतवार एवं कीटों के नियंत्रण। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। केंद्र सरकार डेयरी योजना के तहत गव्य विकास विभाग के माध्यम से राज्य में डेयरी की स्थापना के लिए अनुदान देता है। डेयरी उपकरणों के साथ इसके लिए संकर नस्ल के दुधारू गायों का वितरण पशुपालकों के बीच अनुदान और बैंक ऋण के आधार पर किया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य प्रशिक्षित पशुपालन संबंधित विभाग में आवेदन दे सकते हैं। धान की फसल में वर्तमान समय में खरपतवार की समस्या आती है। साथ ही फसल में तना छेदक और पत्तियां खाने वाले कीट लगने की आशंका रहती है, जिसका नियंत्रण समय पर नहीं करने से फसल को नुकसान हो सकता है। खरपतवार के नियंत्रण के लिए निकोनी अवश्य करें। खरपतवार का ज़्यादा प्रकोप होने की स्थिति में बूटाक्लोर दवा का घोल बनाकर फसल में इस्तेमाल बेहतर होता है। तना भेदक या पत्तियों वाले कीटों के नियंत्रण के लिए भी थिरपोनिल या कार्बोफुरान दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है। दवा के इस्तेमाल से पूर्व किसी विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। मक्का हमारे यहाँ किसान मुख्य रूप से लगाते हैं। मक्का के बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों द्वारा झारखंड के लिए मक्का के उन्नत प्रभेद है श्वान, बिरसा विकास मक्का 2। यदि हाइब्रिड प्रभेद लगाना चाहें तो कंचन और HQPM 2 और 5 नामक प्रभेद लगा सकते हैं। श्वान, बिरसा विकास मक्का 2 मक्का के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। वहीं हाइब्रिड प्रभेद हैं कंचन, HQPM 2 और 5। 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 20 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। ये प्रभेद लगभग 80 से 100 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इन्हें लगाकर किसान प्रति हेक्टेयर लगभग 45 से 80 क्विंटल तक मक्का की उपज पा सकते हैं। कद्दू, करेला, झिंगी जैसे लत्तेदार सब्जियों की फसल को सड़न गलन की समस्या से बचाने के लिए लत्तर को झाड़ पर चढ़ाना चाहिए ताकि आने वाले फलों का संपर्क मिट्टी से ना रहे। साथ ही फूल आने के समय बोरान दवा का छिड़काव करना चाहिए, जिससे बेहतर फलन सहायता होती है। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों के डंठलों की छटाई करनी हो, इस कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में और क्या खूबियाँ हैं। यह है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं एक जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि ये पौधे के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। हम सबके सहयोग से राज्य में कोरोना संक्रमण लगभग समाप्त हो गया है। फिर भी सतर्कता जरूरी है। संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें और जो किसान भाई अभी तक टीका नहीं लिए हैं वो टीका जल्द लगवा लें। साथ ही बूस्टर डोज लगवाने में भी देर ना करें ताकि कोरोना बीमारी पूरी तरह समाप्त हो सके। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।
तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरे विश्व में मक्का के बाद सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है गेहूं की फसल। तो इसकी अच्छी पैदावार के लिए, अधिक पैदावार हो उसके लिए वैज्ञानिक तरीके से खेती करना बेहद ज़रूरी है। तो आज हम आपको जानकारी देंगे कि गेहूं फसल की वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें जिससे हमारे किसान भाई बहन लाभान्वित हो सके। तो चलिए देखते हैं फीचर, लेते हैं जानकारी। धान की फसल के बाद किसान गेहूं की खेती करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि खेतों की अच्छी से जुताई की जाए। मिट्टी भुरभुरी हो जाने के बाद ही गेहूं की बुआई करनी चाहिए। रोटावेटर से जुताई करने पर खेत एक बार में ही पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। गेहूं की बुआई के लिए उपयुक्त समय निर्धारण कर लेना चाहिए और खेत में नमी की मात्रा भी चेक कर लेनी चाहिए, जिससे कि गेहूं का अंकुरण अच्छी तरह से हो सके। आज हम विरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची आ पहुंचे हैं और यहाँ हम डॉक्टर प्रमोद कुमार जी से गेहूं के वैज्ञानिक खेती के बारे में जानेंगे। डॉक्टर साहब जोहार। जोहार, सभी किसान भाइयों को भी मेरा जोहार। डॉक्टर साहब, जो गेहूं की जो वैज्ञानिक खेती है इसको किस किस मौसम में कर सकते हैं, हम इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। गेहूं फसल रबी का फसल है और इसके लिए हम जब यहाँ झारखंड के कंडीशन में जब धान कटता है
तब उसके बाद ही किसान भाई गेहूं की खेती करते हैं या गेहूं लगाते हैं। तो मुख्य रूप से ये जो है रबी का मौसम गेहूं के लिए जो है बुआई का मौसम जो है वो दो तरह से बांटा गया है। एक तो कि समय से बुआई आपका नवंबर में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक किया जाता है, और उसके बाद विलम्ब से एक बुआई होता है। विलम्ब से आपका 1 दिसंबर से अंतिम दिसंबर तक हम लोग इसका बुआई कर सकते हैं। बुआई समय से कर देनी चाहिए जिससे कि उपज में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे जैसे बुआई में विलंब होता जाता है, उत्पादन की मात्रा भी समय के हिसाब से कम होती जाती है। इसलिए गेहूं की बुआई समय से करना अति आवश्यक है। पहले जब धान कट जाता है तो खेत को अच्छी तरह से जोत करके 2 बार 3 बार अच्छा जोत करके हर बार पाटा दिया जाता है, ताकि मिट्टी जो है पूरा भुरभुरा हो जाए। और यहाँ गेहूं के लिए सबसे जो उपयुक्त मिट्टी है वो आपका हल्की दोमट बलुआही ज़मीन होना चाहिए। ऐसे तो भारी मिट्टी में भी ज़मीन में भी इसकी खेती और उपज बढ़िया होता है। तो पहले हम लोग इसको खेत को चाहे तो देसी हल से या फिर जिन किसान के पास ट्रैक्टर उपलब्ध है वो 2 बार 3 बार अच्छी तरह से खेत को जुताई कर लें, पाटा चला लें। और खेत सिंचाई के लिए जो है एक तरफ ये थोड़ा स्लोप बना लें, ताकि आप उनको सिंचाई में सुविधा हो। और उसमें जिस तरफ से स्लोप बनाएंगे वो छोटा छोटा क्यारी बना करके उसमें गेहूं का बुआई करेंगे। तो इसके लिए है कि जो हम लोग कतार में बुआई करते हैं तो जब समय पर जो बुआई किया जाता है, जिससे 1 नवंबर से 30 नवंबर तक, तो उसमें हम लोग 20 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हैं। और अगर विलम्ब से बुआई करते हैं यानी दिसंबर में जब बुआई करते हैं तो उसमें हम लोग 18 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हैं। और बीज दर जो है वो आपका समय से अगर बुआई करते हैं तो 1 क्विंटल 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए, और अगर विलम्ब से बुआई करते हैं तो 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज का मात्रा होना चाहिए। कृषि जानकार कहते हैं कि मशीन से बुआई करने पर 100 किलोग्राम तथा मोटा दाना 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। यदि खेत में बीज की अंकुरण क्षमता कम है तो बीज का प्रयोग सामान्य दाना 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा मोटा दाना 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। उपचार पहले तो बीज को फफूंदनाशी से उपचार करना चाहिए। उसके लिए गेहूं में खास करके वीटावैक्स नाम का एक फफूंदनाशी होता है, उसका 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के दर से उपयोग करना चाहिए। अगर वीटावैक्स उपलब्ध नहीं है तो कार्बेंडाजिम नाम का जो दवा है, ये फफूंदनाशी है, उसको 2.5 ग्राम वही मात्रा 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से उपचार करना चाहिए। उसके बाद पहले तो फफूंदनाशी, फिर कीटनाशक में क्लोरीपाइरीफॉस नाम का जो एक कीटनाशक होता है वो उससे भी बीज उपचार करते हैं, ताकि जो खेत में बीज लगने के बाद दीमक का प्रकोप थोड़ा कम हो। ऐसे ये जो गेहूं में खास करके दीमक का प्रकोप होता है तो उसके लिए हम लोग क्लोरीपाइरीफॉस नाम का जो दवा है उससे बीज उपचार भी करते हैं, और बाद में भी उसको खेत में ड्रेंचिंग करके देते हैं, ताकि उसका दीमक का असर कम हो। तो ये तो हो गया, हमने बीज अब उपचार कर लिया, हमारे किसान भाइयों ने अपने खेत में वो फसल लगा भी लिया। उसके बाद सिंचाई व्यवस्था पे उन्हें क्या ध्यान रखना है और किस तरीके से सिंचाई व्यवस्था करनी चाहिए? गेहूं में झारखंड के कंडीशन में कम से कम 6 सिंचाई का ज़रूरत होता है। अगर 6 सिंचाई है तो आपका गेहूं का फसल का उत्पादन बढ़िया होगा। तो सबसे पहला जो सिंचाई है वो क्राउन रूट इनिशिएशन यानी कि 21 दिन के आसपास जो होता है, वो जब क्राउन रूट उस समय निकलता है गेहूं में, तो उस समय 20 से 25 दिन के आसपास में पहला सिंचाई करना चाहिए। कुल 6 सिंचाई ज़रूरत होता है, तो उसी के आगे फिर 20-20 दिन के अंतराल पर, जैसे शुरू में 20 से 25 दिन पर पहला सिंचाई हो, उसके बाद 40 से 45 दिन पर दूसरा सिंचाई, फिर 60 से 65 दिन पर तीसरा सिंचाई, फिर
80 से 85 दिन पर चौथा सिंचाई, और पाँचवा सिंचाई जो है 100 से 105 दिन, और फिर लास्ट सिंचाई जो है 115 से 20 दिन के आसपास कर देना चाहिए। और ये ध्यान देना चाहिए कि सिंचाई हल्का हो, अधिक पानी जमा ना हो। हल्का मिट्टी में हम लोग 6 सेंटीमीटर सिंचाई करते हैं, और अगर भारी मिट्टी है तो उसमें हम लोग 8 सेंटीमीटर अनुशंसा है उसमें सिंचाई कर देने का। तो सबसे ये महत्वपूर्ण है कि आप एक तरफ खेत तैयार करते समय ही ढाल बनाएं और छोटा छोटा कियारी बनाएं अपने सुविधा के अनुसार, जिससे कि आपको सिंचाई करने में आसानी हो, पानी का भी बर्बादी कम हो, और आप उतना कम अगर पानी का उपलब्धता है तो उस पानी में भी आप अच्छा फसल ले सकते हैं। तो अभी आपने देखा गेहूं की वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें। आशा करते हैं इस जानकारी से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है घरेलू और कृषि अपशिष्ट के प्रबंधन और कृषि में उसका उपयोग कैसे करें, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। हम आपको बता दें कि घरेलू अपशिष्ट वो होता है जो किचन से आपका जो कचरा निकलता है उसे हम घरेलू अपशिष्ट कहते हैं, और कृषि अपशिष्ट जो खेतों से निकलता है उसे हम कृषि अपशिष्ट कहते हैं। तो इसका कृषि में कैसे उपयोग करना है, चलिए हम मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। किसान भाइयों जोहार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज हम ICAR पलांडू आए हैं और यहाँ हम विशेषज्ञ डॉक्टर रेशमा कुमारी जी से जानेंगे कि घरेलू और कृषि अवशिष्ट का हम कैसे प्रबंधन करें और कैसे उसका खेती में हम लोग इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताइए घरेलू और कृषि अवशिष्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं ये है क्या एक्चुअली? घरेलू अवशिष्ट में जो भी हम सब्जियां का उपयोग करते हैं, जैसे कि हरी सब्जियों के डंठल, प्याज के छिलके, आलू के छिलके, जो फल हम खाते हैं उसका जो बीज हुआ, छिलका हुआ, ये सारा जो चीज़ें हैं हम घरेलू अवशिष्ट में उसका इस्तेमाल होता है, मतलब होती है। और जैसे कि फसल अवशेष या कृषि अवशेष क्या होता है, जो भी फसल की जो डंठल है, फिर जो घास फूस है, फिर जो हमारा जो जानवर होते हैं उनका मल मूत्र है, ये भी हमारा कृषि अवशेष में इसका सहयोग होता है। डॉक्टर साहब हम ये बताइए कि आपको बता तो हमें दिया कि अवशिष्ट घरेलू अवशिष्ट क्या है और कृषि अवशिष्ट क्या है, तो ये घरेलू अवशिष्ट और कृषि अवशिष्ट का अगर जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे फसलों में तो क्या ऐसे हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं या किसी तरीके से इसे प्रोसेस किया जाता है, इसका उपचार करके फिर इस्तेमाल किया जाता है एज उसको खाद के तौर पे? हाँ, हम कोई भी अवशेष है हम सीधा नहीं डाल सकते। अगर सीधा डालेंगे तो उसका जो सड़ने की प्रक्रिया वो बहुत लंबी चलेगी, इसलिए हमें उसको प्रोसेस करना होता है। जैसे कि आप घरेलू अवशेष हुआ तो उसको हम वर्मी कंपोस्ट में तब्दील कर सकते हैं, कोई खाद में तब्दील करना है, या फिर फसलों का अवशेष हुआ उसको हम एक खाद में, जैसे कि कोई कंपोस्ट हुआ, आप जो किसान भाई आमतौर पे गोबर खाद बनाते हैं, सिर्फ गोबर को जाके डंप करते हैं, उसको बनने के लिए 7 से 8 महीने लगते हैं। अगर हम उसको कंपोस्ट में रूपांतर करें तो वो जो कंपोस्ट है हमारा 5 से 6 महीने में बन जाता है, और उसकी जो पोषक तत्व होते हैं उसमें वो अधिक होते हैं गोबर खाद की तरह। तो हमारा जो भी घरेलू अवशेष या फसल अवशेष है हमें उसको प्रोसेस करना है, उसको हमें कंपोस्ट में रूपांतर करना है। कंपोस्ट के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हो गया, नाडेफ मेथड से आप कंपोस्ट बना सकते हैं, या फिर इंदौर, बेंगलोर, अलग अलग मेथड है। पर अगर हम इसका इस्तेमाल कंपोस्ट की तरह कंपोस्ट बना के करें तो उसका जो कृषि में लाभ होगा वो अधिक होगा। और कुछ फसल अवशेष है वो हम खेत में ही सड़ा सकते हैं, जैसे कि पुआल है हमारा धान का, जो हम निकाल के कोई बहुत से किसान भाई है कि वो गेहूं की रोपाई के लिए पुआल को खेत में ही जलाते हैं। इससे हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी कम होती है, उसमें जीवाणु जो पल रहे हैं वो भी मरते हैं। तो हम ये जो पुआल है नहीं होगी। डॉक्टर साहब ये तो आपने बता दिया कि किस तरीके से जो अवशिष्ट जो है घरेलू अवशिष्ट है और कृषि अवशिष्ट है, इसे हम लोग इसे किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। क्या इसका कुछ बनाने के बाद इसके डालने खेतों में डालने का कोई नियम है, कोई प्रक्रिया है और इसकी कोई मात्रा है? हाँ, जैसे कि अगर आप कंपोस्ट या फिर FYM खाद डालते हैं तो हर
फसल के लिए अलग अलग मात्रा होती है। जैसे सब्जी फसल में 20 से 25 टन पर हेक्टर के हिसाब से हम FYM डाल सकते हैं। और अगर वर्मी कंपोस्ट बनाया है या कंपोस्ट बनाया है तो उसका हमें 10 से 15 टन पर हेक्टर की मात्रा से हम किसी भी सब्जी फसल या फल फसल में उपयोग कर सकते हैं। और जैसे कि आप फल वाला जो फसल होता है जैसे आम के पौधे हो गए या वहाँ पे पर पौधा हमें इसका इस्तेमाल करना है। पर पौधा हमें 10 से 15 kg पर पौधा हमें वर्मी कंपोस्ट अप्लाई करना है। और जैसे कि आपका घर में भी होते हैं फूल वाली फसल, उसमें हम 10 से 20 ग्राम वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना होता है। तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि हम ना पेड़ में हो सब्जी हो फूल हो घर में भी हम लोग जो अपशिष्ट है घरेलू अपशिष्ट है और कृषि अपशिष्ट इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके मात्रा के बारे में आपने बताया। तो डॉक्टर साहब ये है कि हम जब ये घरेलू या फिर कृषि अपशिष्ट हम इस्तेमाल करेंगे तो इसके बाद सिंचाई जो हम हमेशा परंपरागत तरीके से या वैज्ञानिक तरीके से करते आते हैं या सिंचाई कुछ विशेष ध्यान रख देनी पड़ती है? हाँ नहीं, जैसे कि हम ये जो भी कंपोस्ट या FYM जो हम घरेलू अवशेष से बनाएंगे इसको जो भी डालने की प्रक्रिया है वो है ना, हमें जैसे फसल लगाने से पहले 15 या 1 महीना पहले डालना चाहिए जिससे हमें अधिक लाभ होगा। जब हम उसको पहले डालेंगे जैसे ये कंपोस्ट में से जो भी न्यूट्रिएंट निकलता है वो धीरे धीरे निकलता है फल को और वो निरंतर मिलता रहता है। तो इसीलिए बाकी तो जो भी हम नॉर्मल टिलेज ऑपरेशन करते हैं जैसे कि आपको जो स्प्रे करना है सिंचाई करना है आप मतलब जो हमेशा की तरह कर रहे हैं उसी की तरह करना है। बट यही है कि हमें जो FYM या कंपोस्ट हम डाल रहे हैं तो उसको हम सब्जी या फसल कोई भी लगाने से पहले डालना होता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो अपशिष्ट के जो हम खाद के तौर पर इस्तेमाल करें इस खाद में और जो हम जो भी रासायनिक खाद इस्तेमाल करते हैं तो फसल में क्या ऐसा कुछ अंतर आती है? क्या अपशिष्ट खाद से फसल और ज़्यादा अधिक होती है या कम होती है, इसके बारे में जानकारी दें। फसल अवशिष्ट की खाद से कोई भी खाद जैसे कि हम देखते हैं कि हम रासायनिक खाद इस्तेमाल करने से फसल में तुरंत उसका रिज़ल्ट दिखता है। बट ये जो भी कंपोस्ट और ये है इसका जो रिज़ल्ट है वो धीरे से आता है बट ये बहुत अच्छा होता है। हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता, मिट्टी में जीवाणु, मिट्टी का पानी रोकने की क्षमता, ये सब कुछ सिर्फ हमारे जो फसल अवशेष से बने हुए खादों से, जैविक खादों से ही बढ़ता है। रासायनिक खादों से हमारी मिट्टी का ह्रास हो रहा है। भले ही फसल अब धीरे धीरे उपज कम हो रही है तो हमें उपज बढ़ाने के लिए ये जैविक खाद जो भी है फसल अवशेष खादों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। साथ में आप रासायनिक खादों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पर फसल अवशेष खादों से आपकी फसल में कीड़ा लगने का या फिर रोग लगने का जो प्रमाण है वो भी कम हो सकता है, उसका रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाता है और फसल भी अच्छी तरह से आती है। उपज जो है वो अच्छी रासायनिक खादों के बराबर ही आती है और धीरे धीरे अगर आप लगातार सिर्फ जैविक खादों का या फिर जो फसल अवशेष खादों का इस्तेमाल करते जाएंगे तो कुछ सालों बाद आपका जो रासायनिक खाद से भी ज़्यादा उपज हमारी जैविक खाद देगा। तो किसान भाई बहन आशा करते हैं हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।